साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कक्षा में जो पंचम वर्ण हैं और वर्णमाला क्रम, इनके बारे में जानकारी करने वाले हैं। और आज की इस कक्षा में, कक्षा के बाद मतलब ये कक्षा पूरी होने के बाद हमारा जो वर्ण विचार वाला बिंदु है वो पूरा हो जाएगा। वर्ण विचार जिसमें हमने वर्णमाला पढ़ी, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, उत्तक्षिप्त व्यंजन, ये सब हमने पढ़ लिए थे। और बिंदी और चंद्रबिंदी में क्या अंतर होता है इसकी हमने जानकारी की। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कि जो बिंदी होती है उसका किस प्रकार से प्रयोग होता है और एक वर्णमाला में इन वर्णों का क्या क्रम है, ये सब जानकारी हम करने वाले हैं। देखेंगे पहले बिंदी का प्रयोग। देखो, जैसे बिंदी है, अब इसके क्या कई प्रयोग हैं। जैसे 1, 2 और 3 इसके प्रयोग हम करते हैं। एक प्रयोग इसका जो है वो पंचम वर्ण के रूप में है। पंचम वर्ण के रूप में बिंदी का प्रयोग हम करते हैं, यानी बिंदी जो होती है वो पंचम वर्ण होती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा भी था कि पंचम वर्ण क्या होता है। जो अंतिम जो 5 हैं एक एक वर्ग के, वो पंचम वर्ण है। जैसे पंचम वर्ण कौन कौन से हो गए? ये हो गया पंचम वर्ण, दूसरा ये पंचम वर्ण हो गया, तीसरा ये भी पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण है और ये पंचम वर्ण। यानी ये जब आधे होते हैं, स्वर रहित होते हैं, तो इन सब की जगह हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदी का प्रयोग कर देते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि इस पंचम वर्ण, इस बिंदी का प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में भी करते हैं। और तीसरा इसका प्रयोग हम चंद्र बिंदी के रूप में भी करते हैं। तीन प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। बिंदी का प्रयोग पंचम वर्ण, यानी जितने भी पंचम वर्ण हैं उनकी जगह हम बिंदी लगा सकते हैं, एक। दूसरा, अनुस्वार के रूप में बिंदी का प्रयोग करते हैं। ये बात हम अभी आगे समझेंगे कि कैसे अनुस्वार होते हैं, कैसे पंचम वर्ण होते हैं। और तीसरा, चंद्र बिंदी की जगह भी हम कुछ जगह बिंदी लगाते हैं। हालांकि चंद्र बिंदी और बिंदी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद्र बिंदी की जगह भी कुछ स्थानों पर बिंदी लगती है, इसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। तो देखेंगे पहले बिंदी का प्रयोग पंचम वर्ण के रूप में। देखो किस प्रकार से होगा। जैसे हमने एक शब्द लिया अंक, और एक जो दूसरा शब्द हम ले रहे हैं जैसे कंचन। ये दोनों शब्द जो हैं ये इनका संस्कृत रूप है। इसमें अंक हो गया या कंचन हो गया। इसमें आप देखेंगे कि एक वर्ण ऊपर है और एक नीचे है, यहाँ भी एक ऊपर है और एक नीचे है। और आप लोगों को एक नियम पहले की कक्षाओं में भी बताया हुआ है कि यदि दो वर्ण ऊपर नीचे होते हैं तो ऊपर वाला क्या होता है, आधा होता है, यानी स्वर रहित होता है। यानी ये जो है ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ऊपर वाला आधा है, ये हलचिन लगा दीजिए, और क, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे। अंक इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरा तरीका इसका अंक लिखने का ये हो गया। इसी तरह ये जो है इसको दूसरे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी ये हुआ कि ये ऊपर और नीचे वाले को हम अलग अलग करके लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं। ऊपर वाला आधा हो गया, नीचे वाला पूरा हो गया। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और शब्द ले रहा हूं। जैसे एक हमने ले लिया, जैसे दंड, एक ले रहे हैं, जैसे चंदा, और एक ले रहे हैं चंपा। ये 5 हमने ऐसे शब्द चयन किए हैं जिनमें एक एक पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया। आप देखेंगे इसमें पंचम वर्ण ये है, इस दूसरे में ये पंचम वर्ण है, तीसरे में ये पंचम वर्ण है, चौथे में ये पंचम वर्ण है, और 5वें में ये पंचम वर्ण है। इन एक एक पंचम वर्ण का प्रयोग इन सभी में किया गया है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब इन सब पांचों में एक एक पंचम वर्ण है। अब हम यहाँ पढ़ने वाले क्या हैं, इन 5 की जगह हम क्या प्रयोग में ले सकते हैं, बिंदी का प्रयोग हम कर सकते हैं। इन 5 की जगह एक एक जो पंचम वर्ण है उनकी जगह बिंदी का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखेंगे। आप यहाँ पर जैसे ए लिखेंगे, ए लिखने के बाद इसकी जगह
बिंदी का प्रयोग करेंगे, यानी पंचम वर्ण का प्रयोग, इसका प्रयोग कर देंगे, इस पंचम वर्ण की जगह बिंदी का प्रयोग कर देंगे और कै। बस इतना ध्यान रखना है, इसको पिछले वाले पर लगाना है तो अंक हो जाएगा। दूसरा जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, कै लिखेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे, बिंदी का प्रयोग कर देंगे और चय लिख देंगे, कंचन हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा, यानी ये और ये एक ही बात है। इसके बाद इसमें देखेंगे आप दै लिखेंगे, इसकी जगह बिंदी का प्रयोग करेंगे और डै लिख देंगे, ये दंड हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखेंगे जैसे चय लिखा, इसके बाद इसकी जगह बिंदी का प्रयोग करा और दा लिखा, और इसमें क्या करेंगे, चय लिखेंगे, बिंदी का प्रयोग करेंगे और पा लिख देंगे, चंपा हो जाएगा। अब देखेंगे हमने अभी तक क्या किया कि दो ये शब्द लिए, इनको ऊपर नीचे वाले नियम के हिसाब से हमने क्या किया कि ऊपर वाला आधा नीचे वाला पूरा, इसको इस तरह से लिखा, और इसके अलावा 3 शब्द और हमने ले लिए, और ये पांचों जो शब्द यहाँ से लिए इस लाइन वाले, उनमें एक एक पंचम वर्ण का प्रयोग कर लिया। जो ये ऊपर वाले पंचम है 5, इन सब में एक एक का प्रयोग हमने कर लिया है। अब क्या है, इन सब की जगह देखो यहाँ लिखा है कि इन सब की जगह हम क्या लगा सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं। तो हमने इसकी जगह बिंदी लगाई, इसकी जगह लगाई, इसकी जगह भी लगा दी, इसकी जगह भी लगा दी और इसकी जगह भी बिंदी लगा दी। इस प्रकार हमने एक तरीका सीख लिया कि पंचम वर्ण की जगह बिंदी कैसे लगा सकते हैं। अब देखेंगे, अब हमारे जो परीक्षा के लिए जो उपयोगी चीज है वो क्या है कि ऐसे ये प्रश्न ये देकर, ये शब्द देकर हमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इनको दूसरे किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखेंगे यदि हमें इसको, इस अंक को दूसरे तरीके से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे, इस बिंदी की जगह देखो, इस बिंदी को वापस पंचम में बदलना है, तो बिंदी के बाद वाला क्या है ये देखेंगे। बिंदी के बाद क्या है, कै, तो इसको कै के 5वें में, यानी कै का 5वां ये इसमें बदल देंगे और इसको इसमें बदल देंगे, और ये अंक इस प्रकार से हो गया। मतलब वापस दूसरे में बदलना हमें आना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, कै लिखेंगे, बिंदी है, बिंदी के बाद क्या आ रहा है, बाद वाला देखना, जिसके ऊपर लगी हुई है वो नहीं देखना। बिंदी के बाद है चय, चय का 5वां देखो, चय के 5वें में बदल दीजिए आधे में और चल लिख दीजिए, तो ये कंचन हो गया। इस तरीके से हो गया, तो आपको इसको बदलना आना चाहिए। इसके बाद देखो दै है, दै लिख देंगे, बिंदी के बाद, बिंदी की जगह बिंदी के बाद आ रहा है डै, तो बिंदी को किस में बदलेंगे, डै के 5वें में, और डै का 5वां ये होता है, इस तरीके से बदलेंगे। और इसके बाद देखेंगे चंदा लिखा हुआ तो चय लिख देंगे, ऐसे कैसे, बिंदी, बिंदी के बाद क्या है, दै, तो बिंदी को बदलेंगे दै के 5वें में, तय थ दै ध न, और ये दा लिख देंगे तो चंदा हो जाएगा। और इसको देखेंगे चय लिख देंगे, बिंदी, बिंदी के बाद क्या आ रहा है, प, तो प फ ब भ म, तो इसको म में बदल देंगे और पा लिख देंगे। इस प्रकार से हम इनको वापस उसमें बदल रहे हैं। तो साथियों ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि बिंदी का प्रयोग पंचम वर्ण के रूप में करते हैं। यह हमारी भ्रांति रहती है, हम बिंदी और आधे न को एक समझ बैठते हैं। तो बिंदी और आधा न एक है, लेकिन इसके अलावा भी बिंदी दूसरे पंचम वर्ण हैं, उनकी जगह भी प्रयोग में ली जाती है। तो देखेंगे ये जितने भी हैं पंचम, ये देखेंगे इसके क्या करना है, इसमें बिंदी, पहले बिंदी में बदला और अब बिंदी से वापस हमने पंचम में बदल दिया। वापस किस पंचम में बदलना है, जो उसके बाद वाला वर्ण है। जैसे आपने क्या किया, अंक है, इसको पंचम में बदला, अब इसको वापस बदलना है, तो आप देखेंगे बिंदी के बाद क्या है, कै, तो कै का 5वां, यहाँ बिंदी के बाद चय, तो चय का 5वां, बिंदी के बाद डै, डै का 5वां, बिंदी के बाद दै, दै का 5वां, बिंदी के बाद पै, तो पै का 5वां होगा। इस प्रकार से हमें ये बात ध्यान में रखनी है। अब परीक्षा में कभी कभी जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है कि दूसरे किस तरीके से बदलेंगे। एक दो उदाहरण देखेंगे इसके हम। जैसे अभी हमारे पास शब्द है जैसे पंचांग। साथियों ये प्रश्न राजस्थान सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आया हुआ है कि पंचांग शब्द लिखा हुआ आ गया और इसको हम दूसरे किस तरीके से लिखेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। तो दूसरे किस तरीके से लिखेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको पै लिख देंगे, ऐसे कैसे। अब आप देखो बिंदी है, बिंदी के बाद क्या आ रहा है, चय, बिंदी को किस में बदलना है, चय के 5वें में, और इसको चय के 5वें में बदल दीजिए। बिंदी को चय के 5वें में बदल दिया, फिर क्या करेंगे, चा लिख देंगे, चा लिख दिया। फिर क्या है, फिर वही बिंदी, बिंदी के बाद क्या है, गय, तो गय का 5वां देखो, गय का 5वां ये हो गया, इसमें बदल देंगे, वही आधे में और गय।
तो आप देखो इस पंचांग को ऐसे बदलेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, तो इसमें अलग अलग तरीके के ऑप्शन थे, ये इधर ये उधर, कभी न कभी कुछ। तो आप देखो बिंदी के बाद च, इसको च के 5वें में, बिंदी के बाद ग के 5वें में, इस तरीके से इसको बदला है। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह देखो एक और शब्द लेते हैं, जैसे हमारे पास शब्द संबंध है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप देखो एक बिंदी ये है, दूसरी बिंदी है, आप स लिख दीजिए पहले, बिंदी, बिंदी के बाद क्या आ रहा है बै, बै का 5वां देखो प फ ब भ मै, तो इसको मै में बदल दीजिए, फिर ये बै लिख दीजिए। अब देखो बिंदी आ गई, बिंदी के बाद क्या है ध, बिंदी को देखो ध, ध का 5वां त थ द ध न, तो ये न में बदल दीजिए। इस तरीके से इसको बदल सकते हैं। एक हिंदी के विद्वान थे श्याम सुंदर दास, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जितने भी ये पंचम वर्ण हैं उनकी जगह हम बिंदी लगा सकते हैं। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनकी जगह किस तरह से हम बिंदी लगाते हैं। आपको एक बात ये समझ में आ गई होगी पंचम वर्ण वाली। अब अनुस्वार की बात करेंगे हम। देखो अभी हमने बात करी कि बिंदी है, बिंदी को किस में बदलना है, उसके बाद वाले के 5वें में बदलना है। लेकिन अब दूसरे तरह का उदाहरण देखें, जैसे हमारे पास उदाहरण आ गया संयोग। अब इसमें क्या है, ये बिंदी है, अब बिंदी के बाद क्या आ रहा है ये। अब ये का 5वां देखो ये रे ले वे, यानी कोई 5वां नहीं है, ये का तो कोई 5वां ही नहीं है, यानी ये बिंदी पंचम वर्ण नहीं है। जिसके बिंदी के बाद में ये आ रहा है, इसी तरह देखेंगे बिंदी के बाद में जैसे श आ रहा है, बिंदी के बाद में जैसे है आ रहा है, बिंदी के बाद जैसे ये स आ रहा है। अब आप देखो इनमें बिंदी के बाद जो आ रहे हैं उनका कोई 5वां नहीं है, क्योंकि वो तो हैं ही 4-4। जैसे ये रह ले 4-4, श है 4-4, तो 4-4 है, यहाँ पर कोई 5वां नहीं है। तो ये बिंदी आप बदलोगे कैसे, बिंदी के बाद ये का 5वां कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये बिंदी पंचम वर्ण नहीं है और ये बिंदी कहलाती है अनुस्वार। बहुत भ्रम रहता है हमें कि अनुस्वार क्या होता है, बिंदी क्या होती है, चंद्र बिंदी क्या होती है, और कंफ्यूजन रहता है हम लोग के। इसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बिंदी के बाद यदि ये रे ले व श स है, यदि ये आते हैं तो वो बिंदी पंचम वर्ण नहीं होकर क्या होती है, अनुस्वार होती है। तो बिंदी का ये दूसरा प्रयोग है, ये किसी भी पंचम में या किसी भी आधे न में नहीं बदला जाएगा। इस बिंदी की जगह यदि हम आधा न आधा में कुछ लगाते हैं तो वो अशुद्ध होता है। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान में रखनी है। और अब तीसरा जो प्रयोग हम पढ़ने वाले बिंदी का वो है चंद्र बिंदी के रूप में। देखो साथियों बहुत अच्छे से समझना, एक बात ही शायद आपको समझ में आ गई, पंचम वर्ण के रूप में कैसे होता है, दूसरी अनुस्वार में कैसे होता है। अनुस्वार को कैसे, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी ये जो आज की कक्षा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें बिंदी के बाद जो पंचम आता है, बिंदी के बाद जो शब्द वर्ण आता है उसके 5वें में बदलना है। यदि हम दूसरे में बदल देते हैं तो हमारा शब्द अशुद्ध माना जाता है, ये हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो बिंदी का प्रयोग कभी कभी इस चंद्र बिंदी की जगह भी किया जाता है। कब किया जाता है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख रहे हैं ईंट लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो बिंदी लगी हुई है ये वास्तव में बिंदी नहीं होकर क्या है, चंद्र बिंदी है। लेकिन हुआ क्या कि हमें इसमें अगर चंद्र बिंदी लगानी होती तो हमें यूं लगाना पड़ता, ऐसे इसकी आकृति खराब हो जाती, इसलिए ऐसी पोजीशन में चंद्र बिंदी की जगह भी बिंदी लगाने लग गए। मतलब ये हुआ कि बहुत सारी जगह ऐसे जगह नहीं होती ऊपर मात्रा के कारण, चंद्र बिंदी भी लगानी है मात्रा भी लगानी है, तो टाइपिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वहां क्या करते हैं, इस चंद्र बिंदी की जगह भी बिंदी लगा देते हैं। ये बात हमें और ध्यान में रखनी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है जितनी ऊपर वाली। तो साथियों ये बिंदी के प्रयोग थे पंचम वर्ण, अनुस्वार और चंद्र बिंदी के रूप में। शब्द शुद्धि की कक्षा में भी मैं इसको रिपीट करूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आज हम जो दूसरी बात पढ़ने वाले हैं वो है वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम वाली कक्षा जो है वो हम लोग समझेंगे क्या होता है वर्णमाला क्रम, देखेंगे। इसको वर्णमाला क्रम भी कह सकते हैं हम, साथ में शब्दकोश भी कह सकते हैं।
शब्दकोश कह दो चाहे वर्णमाला क्रम कह दो। देखेंगे वर्णमाला क्रम का मतलब होता है कि यदि हम शब्दकोश में मतलब डिक्शनरी में शब्दों को यदि ढूंढें कि ये शब्द कहाँ मिलेगा, तो कौन सा पहले मिलेगा कौन सा बाद में मिलेगा, उसको हम ढूंढें किस तरीके से, इसके बारे में हमें जानकारी इस वर्णमाला क्रम वाले टॉपिक में हो जाएगी। देखो इसमें सबसे पहले इसमें आता है जो अनुस्वार कह सकते हैं हम, अनुस्वार कह दो चाहे तो, यानी ये बिंदी वाला जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद स्वर आएंगे और उसके बाद व्यंजन। ये सामान्य एक क्रम होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, यानी स्वर यहाँ पर पहले नहीं आएंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। स्वर कहाँ आएंगे, बाद में आएंगे। अब देखो इसमें मान लीजिए कि हमारे पास 4 शब्द हमें दे देते हैं और हमसे पूछते हैं कि इनमें से डिक्शनरी में या शब्दकोश में पहले कौन सा आएगा, तो आप क्या करेंगे। जैसे मैं आपके पास एक शब्द लिख रहा हूं, एक है जैसे दृष्टि, एक है जैसे दूरवा, एक शब्द जैसे है द्रव्य, और एक हम ले रहे हैं जैसे दवा। 4 शब्द हमने ले लिए। अब हमसे इन चारों में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पहले कौन सा शब्द आएगा। तो अब इसमें हम आइडिया लगाते हैं कि भाई कौन सा आएगा। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है, पहले इनको विभाजित करेंगे, इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको समझना एक बार। जैसे हम इसको इस तरीके से अलग अलग इसके कॉलम्स बना लेते हैं, और कॉलम बनाने के बाद इस तरीके से भी इसके अलग अलग विभाजित कर लेते हैं। इसमें देखेंगे आप, ये जैसे राजस्थान जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है जो लगी, उसमें भी ये काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चन सिलेबस में हैं, और प्रथम श्रेणी हिंदी की जो परीक्षा देते हैं उनके भी शब्दकोश उनके कोर्स में है, वहाँ भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो दृष्टि में देखो द हो गया, हलचिल लगाएंगे, इसके बाद ये री है तो यहाँ री अलग कर देंगे। इसका आपको विभाजन यानी टुकड़े बहुत अच्छे से करने, टुकड़े गलत हो गए इसका मतलब आपका उत्तर भी गलत होगा। ये हो गया द और यहाँ री। अब देखो श है आधा तो श लिख देंगे, फिर टी, तो टी का क्या हो जाएगा टे और ई, ये दोनों हो जाएंगे। देखो द री, ये श, ये मात्रा जो है वो वास्तव में श पे नहीं है, टे पे लगी हुई, श तो पहले ही आधा है, आधे पे कोई मात्रा नहीं होती है, बस उसको बीच में से लेते हैं। तो ये श आधा हो गया और टी यानी टे और ई हो गया। इसमें देखो दूरवा में क्या हो जाएगा द और ऊ बड़ा है तो बड़ा लिख देंगे, फिर ऊपर वाला र है आधा होता है आधा लिखेंगे, और फिर वा तो वह और आ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऊपर और नीचे है तो ऊपर वाला आधा होता है, आधा है तो र लिखेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में बात भी कर ली कि ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। इसके बाद इसको देखेंगे द्रव्य, तो ये देखो द है ये इसमें आधा है और ये र पूरा है, क्योंकि ऊपर वाला वही आधा, तो द को तो आप आधा लिख दीजिए और र पूरा कैसे र और ए, ये पूरा हो गया। फिर ये वह आधा है, आधा लिखेंगे और यह और ए, यह और ए अलग करके लिख देंगे। इसमें क्या हो जाएगा दवा में द फिर वह, नहीं द के बाद ए लगाएंगे, द और ए पूरा है तो ए लगाएंगे, फिर है वह और आ, द ए वह आ, इस तरीके से इसको हम विभाजित कर देंगे। अब देखेंगे इसको, अब इनमें से छांटना है कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा। जब तक हम विभाजित नहीं करें तब तक ये दिमाग नहीं लगाएं कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। ये हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है। देखेंगे इन चारों से हमें पता ही नहीं चल रहा क्योंकि चारों ही द बने हुए हैं। इसके बाद दूसरी यहाँ देखेंगे, एक ए है, एक र है, एक ऊ है और एक री है, चारों अलग अलग हैं, तो हम यहाँ से पता कर पाएंगे कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा। यहाँ पर भी यदि कोई एक जैसे होते हैं तो आगे वाले कॉलम से पता करते हैं। यहाँ देखो इसमें अनुस्वार कोई है नहीं, स्वर हैं। अब स्वर का भी अपना क्रम होता है, ए आ ई ऊ री, ए आई ओ औ, इस क्रम से आएंगे तो पहले ए आ गया तो एक नंबर पे क्या हो गया दवा हो गया। फिर देखो ए आ ई ऊ, तो ये ऊ हो गया दूसरे नंबर पे, फिर री तीसरे नंबर पे हो गया, और ये रे जो व्यंजन है ये स्वर के बाद में आता है। देखो
स्वर के बाद में व्यंजन आने से ये व्यंजन वैसे ही चौथे नंबर पे चला जाएगा। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें किस प्रकार से ये समझना है। ठीक है, इसके बाद एक और वर्णमाला क्रम का हम एक और उदाहरण लेते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ बता देंगे, तो आप उसको क्या करेंगे, उसके घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे। और हमारी जो पुस्तक है उसमें भी इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने बनाए हैं, उससे भी आप अपना अभ्यास कर सकते हैं और उनके नीचे उनके उत्तर भी दिए हुए हैं। एक और देखेंगे हम इसका। जैसे एक और हम इसका विभाजन लेते हैं, जैसे क्षेत्र, क्षमा, क्या और क्षति, ये 4 उदाहरण हमने ले लिए। ये संयुक्त व्यंजन से संबंधित उदाहरण हैं, इनको भी हम समझेंगे कि इनका किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। इसको देखो, क्षय है तो क्षय क और क्षय से मिलकर बनता है, तो क, क्षय और ए। फिर देखो त्रय है, तय, र और ए, इससे मिलकर बन गया क, श, ए, त, र, ए। इसका देखेंगे क, श और ए हो जाएगा ये। फिर मैं आ, फिर क आधा हो जाएगा, य और आ। फिर देखेंगे क, श, ए, त, ई। इस तरह से इनको हम विभाजित कर देंगे अलग अलग। देखो चारों क्या हैं, यहां से पता नहीं चलेगा कौन सा पहले। यहाँ पे देखो एक यह है और 3 श है, तो देखो यह ले श है, तो यह पहले आता है, ये पहले हो गया। हम यहाँ पर क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें भी क मिला हुआ है, इसलिए हमने क का उदाहरण लिया। इनको अलग अलग जब तक नहीं करोगे, क, श, ए, संयुक्त व्यंजन में जो हमने विभाजित किया था वो यहाँ पर देखो हमारे काम आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर पे ये 3 श आ गए, इनको अगले कॉलम में ले जाइए आप। अगले कॉलम में देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ ए है। बहुत अच्छे से समझना, यहाँ गलती हो सकती है। ए, अब इसका तो कोई काम है नहीं, ए और ए। अब ए तो बाद में आता है, स्वाभाविक है, लेकिन ये दोनों बराबर हो गए, ये बराबर हो गए, तो हम फिर अगले में चलेंगे। इसमें यहाँ तय और मैं, तो तय पहले आता है तो दूसरे नंबर पे तय हो गया, तीसरे नंबर पे मैं हो गया, और फिर जो शेष बच जाता है वो वैसे ही चौथे नंबर पे चला जाता है। साथ ही इस तरीके से हम इसका वर्णमाला का जो है वो क्रम निर्धारण करेंगे कि कैसे कैसे होता है। बहुत सारे इसके और उदाहरण हैं, तो आप लोग हमारी जो पुस्तक है उससे भी उदाहरण ले सकते हैं, कहीं से भी आप इसके उदाहरण जो है पिछले पेपर्स जो आए हुए हैं वहाँ से लेंगे, और इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे कि वर्णमाला में इनका क्रम कौन सा होता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, और इसके बाद अगली जो कक्षा है वो हम लोग संधि के परिचय से शुरू करेंगे। संधि क्या होती है, फिर आगे की कक्षाओं में पहले संधि पूरी पढ़ेंगे, और उसके बाद में अगले जो बिंदु हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वो सब हम लगातार कक्षाओं में पढ़ते जाएंगे। हमारे इस चैनल से आप लगातार जुड़े रहेंगे, तो आपका जब भी हिंदी व्याकरण का कोर्स पूरा हो जाएगा, आपको बिल्कुल हिंदी का बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो जाएगा और अपने पेपर्स आप आसानी से कर पाएंगे। आप इनमें अगर कक्षाएं बीच में मिस करते हैं, अगर आप नहीं लेते हैं, तो फिर आपको यहाँ कुछ समस्याएं आएंगी, नहीं तो आप आराम से अपनी हिंदी को बहुत मजबूत बना लेंगे इन कक्षाओं के माध्यम से। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।